नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये वीडियो है वो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम दोस्तों सीटेट जुलाई 2019 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, और उसमें भी हम पर्यावरण का सेशन लेने वाले हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन लाइव जुड़े हैं वो चैनल को लाइक जरूर करें, और जो भी पहली बार विजिट कर रहा है चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको पहले बात बता दूं, ये आपका पर्यावरण का सेशन है, और पर्यावरण का में आपके जो 30 प्रश्न आए थे सीटेट 2019 के एग्जाम में, वो सभी प्रश्न इसी पेपर में है, बल्कि ये एक्चुअल पेपर है। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई में लाइव जुड़े, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। बताइएगा प्रश्न नंबर फर्स्ट है आपका, राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, यानी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 चीजें पेट्रोल से प्राप्त होती हैं, एक चीज नहीं होती, वही आप कमेंट करके बताइएगा क्या नहीं होती। देखिएगा, पेट्रोल से आपका डीजल भी प्राप्त होता है, मोम भी प्राप्त होता है, ग्रीस भी प्राप्त होता है, बट कोयला प्राप्त नहीं होता। ये खानों से प्राप्त होता है, ठीक है, ये खानों से प्राप्त होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर सेकंड, यानी 62 वाला प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न जो है आपका त्योहारों से जरूर आता है, बताइएगा। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को हमें चुनना है जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा त्योहार पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिवाली वैसे ही कट जाएगा। क्यों? क्योंकि दिवाली जो आपका होता है वो अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है, अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है, अमावस्या को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब दिवाली जहां जहां है वहां काट दो, इसमें भी दिवाली है, ये भी कट जाएगा, ठीक है, और दिवाली कट गया, और ये बुद्ध जयंती कट जाएगा। रक्षाबंधन हुआ, होली हुई आपकी, और गुरु नानक जन्म दिवस, ये आपके पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। शेयर करते रहिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसमें बताइएगा कि निम्नलिखित राज्यों के उस समूह को हमें चुनना है जिसके समुद्री तट जो है अरब सागर की तरफ है। अब आपको पता होना चाहिए कि अरब सागर की तरफ कौन कौन से आपके राज्य हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आप एक बार मैप देख लीजिए, और मैप की सहायता से जब आप इसको करोगे तो आप आसानी से बता दोगे। देखिएगा, अभी मैं आपके लिए मैप लगाने वाला हूं। देखिएगा, ये आपका मैप है। मैप में देखिएगा, जो इधर का एरिया है ये आपका अरब सागर है, जो इधर का आपका एरिया है ये आपका अरब सागर है, ठीक है। देखिएगा, ये आपका क्या है, अरब सागर है, और जबकि ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और नीचे आपका हिंद महासागर है। तो देखिएगा, तमिलनाडु हो गया एक आपका, एक आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, और चौथा क्या हो गया, वेस्ट बंगाल। ये आपके 4 जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। जबकि बात करें अरब सागर की तरफ, तो पहले नंबर पे आपका गुजरात आता है, दूसरे पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे पे गोवा आता है, और चौथे पे आपका कर्नाटक आता है, जबकि 5वें पे बात करें केरल आता है। केरल में ही दोस्तों शांत घाटी स्थित है। शांत घाटी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका केरल में ही स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अब आप आसानी से उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। दीजिएगा, उसका राइट आंसर क्या होगा, देखिएगा, बताइएगा। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से उस राज्य को आपको चुनना है जिनके समुद्री तट कहां है, या बंगाली अरब सागर की तरफ है। तो अरब सागर किधर था आपका, इधर था। तो इधर आपका कौन सा नहीं था, आंध्र प्रदेश नहीं था, और पश्चिम बंगाल नहीं था, और आंध्र प्रदेश नहीं था। तो आपका एक ही रह गया, क्या, कर्नाटक भी था, केरल भी था, गुजरात भी था, एक और था महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और एक गोवा। ये आपके कहां है, ये आपके अरब सागर के तट पर स्थित है। जबकि तमिलनाडु हुआ आपका, पश्चिम बंगाल हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, ठीक है, और आपका पश्चिम बंगाल हो गया और तमिलनाडु, ये सब कहां स्थित है, आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, तो शेयर जरूर करते रहिएगा। इस वाले प्रश्न का भी आप आंसर दीजिएगा। देखिएगा, सीटेट में 1-2 प्रश्न मैप से जरूर पूछे जाते हैं, तो बताइएगा। इसमें भी आपसे कहा गया है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहां स्थित है। अब बताइएगा, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कभी ये झारखंड कहां स्थित है, डायरेक्शन दी गई है आपको।
अब डायरेक्शन दी गई है तो छत्तीसगढ़ तो दक्षिण के पूर्व में होता है, दक्षिण में होता है, ठीक है। उड़ीसा के उत्तर में होता है कौन सा, झारखंड। झारखंड जो है उड़ीसा के उत्तर में है। अब कैसे आप पता लगाओगे, इसको भी मैप की सहायता से आप देखिएगा। मैप में देखिएगा कैसे दिया गया है, आपसे पूछा है झारखंड, तो देखिएगा सबसे पहले आपको ये झारखंड जो है ये जो है आपको इसको लाइन कर लेना है, देखिएगा। हाँ, और जब आप इसको लाइन करोगे, ये आपको लाइन कर लेना है, ये आपका क्या है, ये आपका झारखंड है इतना, और झारखंड के उत्तर में क्या है, बिहार है, ठीक है। और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में आपका उड़ीसा है, यानी उड़ीसा के उत्तर में है, ठीक है। उड़ीसा के उत्तर में क्या है, झारखंड है, और पश्चिम में क्या है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और इधर क्या है, पूर्व की तरफ क्या है आपका, ये आपका छत्तीसगढ़ है, और बिहार कहां है, ऊपर, बिहार के ये दक्षिण में है। अब जो आपको ऑप्शन दिए हैं उनकी सहायता से आप देखिएगा, देखिएगा आप क्या क्या करेंगे। अब आप देखिएगा, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसी से आप पता लगाइएगा। हमारे मानचित्र में झारखंड कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है। उत्तर प्रदेश भाई साहब आपका यूपी, ये हो गया यूपी। यूपी के पश्चिम में नहीं है, यूपी के तो पूर्व में है। भैया यूपी का पूर्व यही तो होता है और इधर ही तो होगा, तो ये कह रहा पश्चिम में है, तो ये गलत हो गया। पश्चिम बंगाल के पूर्व में है, गलत हो गया। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में, भाई छत्तीसगढ़ के दक्षिण में नहीं है, छत्तीसगढ़ आपका इधर हो जाएगा इस एरिया में। ऊपर यहाँ क्या है आपका, यहाँ आपका झारखंड है, और नीचे क्या है आपका, उड़ीसा है, तो उड़ीसा के उत्तर में ही तो होगा, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका थर्ड वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी झारखंड जो है आपका उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 63 बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपका डायरेक्शन से भी पूछा जाता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा, देखिएगा कमेंट करिएगा। इसमें आपसे कहा गया है कि आप एक्स पर स्थित हैं, यानी आप जहां हैं उस जगह का नाम क्या है भैया, एक्स है, ठीक है भैया। आप यहां स्थित हैं एक्स पर, ठीक है, आप यहां एक्स पर स्थित हैं। अब आपसे क्या कहा गया है, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, कहीं वाई है वहां स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। अब सीधी सड़क नहीं है तो इसका मतलब क्या है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। अतः आप पहले ए पर जाते हैं, जो कि एक्स के ठीक उत्तर में 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इसके उत्तर में क्या है, यहाँ ए है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है, ठीक है। दूरी हमसे पूछी दी गई है, तो दूरी लिखना जरूरी भी नहीं है, लेकिन लिखना चाहो लिख लो 30 किलोमीटर। अब पहुंच गए भाई साहब ए पर, फिर उसमें फिर बी पर जाते हैं, जो कि ए के ठीक पश्चिम में है। फिर आप बी पर जाएंगे 40 किलोमीटर, जो कि बी पश्चिम में है, तो बी वही है, यहां आ गया। अब उसके बाद में आपसे क्या बोला है, फिर आप सी पर जाते हैं। अब सी पर जाएंगे, जो कि बी के ठीक उत्तर में है। अब बी के ठीक उत्तर में भैया यही तो होगा सी, सी आपका यहां आ गया, जो कि इसके ठीक उत्तर में है, 30 किलोमीटर की दूरी पर, 30 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी। और अंत में वह बाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाता है, ठीक है, जो कि सी के ठीक पश्चिम में, सी के ठीक पश्चिम में 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और फिर वो इधर चलता है, कितना 40 किलोमीटर चलता है, और यहां पर आपका वाई आ जाता है, और जो कि ठीक पश्चिम में स्थित है। अब आपको बताना है कि विद्यालय के सापेक्ष, भाई साहब ये आपका विद्यालय है, और विद्यालय के सापेक्ष आपको बताना है कि विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की जो डायरेक्शन है वो क्या है। तो आप यहीं पर क्या कर दो, ये लाइन आप कर दो, तो इधर आपका क्या होता है, पूर्व होता है, इधर आपका पश्चिम होता है, इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है। और दक्षिण की तरफ लाइन जाएगी तो घर किधर होगा भैया, दक्षिण पूर्व में। तो दक्षिण पूर्व कहां है आपका, ये वाला हो गया, यानी जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ आया हो। एक प्रश्न जो है आपका डायरेक्शन से आता जरूर है, इसमें बताइएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। इसमें आपसे कहा गया है कि कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ, और रेलगाड़ी कितने समय पर चली है आपकी, 9:45 पर ये चली है। अब 9:45 पर चली है, अगले दिन वह 7:15 पर पहुंच गई, और वो अगले दिन यानी एक दिन का इसमें समय लगा है, और 7:15 पर ये पहुंच गई, ठीक है। यदि
इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी डिस्टेंस कितनी है? 1140 है। तो रेलगाड़ी की आपको चाल बतानी है, क्या होगी? तो सिंपली देखो, इनको पहले आप इसका टाइम पता लगाइए। तो देखो ये कहां से टाइम स्टार्ट हुआ होगा? 1 से हुआ होगा, लेकिन घंटे तो 24 ही होंगे। तो 24 में से पहले जब ये आप घटा दोगे, और 24 में से इतना घटाने के बाद में ये आपको जोड़ना है, ये आपको जोड़ना है। और जब आप इसको जोड़ो, अब पहले आप घटा ही लो, तो आप यहां लिख लो 24 और ये 9, 45 को जब आप घटाओगे, यहां से 1 घंटा ले लोगे तो 60 हो जाएगा, तो ये 15 आपका रह जाएगा। और 23 में से जब आपके 9 जाएंगे, 23 में से आप जब 9 को घटाओगे तो 3 वो चले गए, 6 14 बचे। और 14 में जब आप 7 15 जब आप जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 21 30, यानी 21.5 आपके हो जाएंगे। और 21.5 का मतलब कितना होता है? 43/2 आपका हो जाएगा। अब 43/2 क्या है? आपका टाइम है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो मैं इसको हटा रहा हूं, देखिएगा। इसको जब आप हटा दोगे, अब आपका टोटल जो आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है? 1140 है आपकी। और जो आपका टाइम है वो कितना है आपका? 43/2। अब आपको चाल निकालनी है। तो चाल बराबर क्या होता है? यानी स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप सॉल्व कर लो। तो आपका डिस्टेंस कितना है? 1140 अपॉन 43, और ये 2 ऊपर आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका कितना हो जाएगा? 2280 आपका हो जाएगा। इसमें 43 का जब आप डिवाइड दोगे तो 43 से मिनिमम ये 5 बार जाएगा। तो इससे जब आप इसमें डिवाइड दे दोगे तो आपका 53.02 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, लगभग 53 के बराबर, जो कि आपका ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रश्न जो है आपका स्पीड से भी आता है, चाल से भी आता है, इसका आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 67 की। 67 में आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपका राइट आंसर क्या है। इसमें आपसे कहा है कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासी हैं को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा यानी पंचायत के द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई पर दी जाती है, जिसको क्या कहते हैं? टिन कहते हैं। ये एक यूनिट है जो कि आदिवासी लोगों को जमीन दी जाती है खेती करने के लिए, ठीक है, आवंटित की जाती है। टिन क्या कहलाता है? वह भूमि जिसकी विमाएं 100 × 100 मीटर हो। एकदम गलत। वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? टिन कहते हैं। वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है, गलत आपका हो गया। वह भूमि का मात्रक है, जिसकी भूमि का मात्रक नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 68 की। 68 का आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, इसमें आपसे कहा गया है कि भैया नीचे दिए गए शहरों में से किस एक रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले भी कहा जाता है, ये पाए जाते हैं? बताइएगा, क्या काबुल में पाए जाते हैं, आबू धाबी में, बर्ली में, या थिम्बू में? कमेंट करके मुझे बताइएगा कहां पाए जाते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जो है आपके कहां पाए जाते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो रेत के टीले जो होते हैं आपके, जो आपके रेत के टीले हैं, ये आपके कहां पाए जाते हैं? आबू धाबी में पाए जाते हैं। ठीक है, और आबू धाबी किसकी राजधानी है? यूएई यानी संयुक्त राष्ट्र अमीरात की क्या है? ये राजधानी है दोस्तों। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपकी अफगानिस्तान की राजधानी है, अफगानिस्तान की राजधानी है। और थिम्बू की बात करें तो ये आपकी भूटान की राजधानी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका सेकंड वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। शेयर जरूर करते रहिएगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो सभी भाई बहन शेयर जरूर करिएगा। देखिएगा, इसको पढ़ते हैं हम। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। यहाँ आपसे कहा गया है कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो कि अब सूख गए हैं। हमारे बड़े कहते हैं, बड़े यानी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी, जो अभी हमें बताते हैं कि अब से 25-30 साल पहले हम इन कुओं में काफी पानी था, यानी इन कुओं में काफी क्या था? पानी था। अब ये पूरी तरीके से सूख गए। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण आपको बताने हैं कि कुएं के सूखने के सही कारण क्या है। बताइएगा, कुएं के सूखने के सही कारण क्या है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है
जिन झीलों यानी तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, अब वहां नहीं है, क्योंकि उस जगह क्या है, बिल्डिंगें बन गई हैं। बताइएगा क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। ये तो सही है, ठीक है। पेड़ों सूखने का सही कारण ये भी है, सही बात है, सूखने का कारण है पेड़ों और कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन पर कोल तार तथा सीमेंट से ढक गई है। बताइएगा कुछ कारण ये भी है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता। क्यों नहीं करता? कुओं का प्रयोग होता है क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हैं। जरूरी नहीं है कि हर घर में टोंटियां लगी हैं, ये वाला गलत हो जाएगा भैया। भूमिगत पानी को खींचने के कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। सही बात है, हर घर में समरसेबल है, तो ये कारण ये भी हो सकता है। तो ए बी डी आपका ऑप्शन जो डी है उसमें दिया गया है, ठीक है। जो आपका सी वाला है वो गलत हो जाएगा। सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसलिए गलत हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो सभी भाई बहन एक बार दोबारा शेयर करिएगा और मेरे लिए एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 70 का आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा। बताइएगा इसमें आपसे कहा गया है भैया कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया ये आपको बताना है। बताइएगा किन किन के में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के मुद्दों को क्यों नहीं रखा गया ये आपको बताना है। सीबीएसई द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार निर्धारित किया है। जरूरी नहीं है, गलत है ये। एक आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश के समग्र रूप में देखते हैं और जो देखते हैं वही वो सीखते हैं, तो ये वाला करेक्ट है। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। जरूरी नहीं है यह पाठ्यक्रम का भार को कम, इससे पाठ्यक्रम थोड़ी नहीं कम होगा। तो आपका जो ऑप्शन सेकंड है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये सुपरफास्ट आपका रिवीजन है, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन शेयर जरूर करिएगा। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सच है, यानी जो सही कथन है वो आपको बताना है। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। कक्षा 1 और 2 एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान? आप गणित की भाषा से उसे समझाओ, गणित की भाषा से समझाओ, हिंदी की भाषा से समझाओ उसे, तो ये वाला क्या है, गलत है, ये सच नहीं है, ठीक है। कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन के नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 1 और 2 में क्या नए विषय आप बनाओगे, ये भी गलत हो गया। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों को संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। बात एकदम करेक्ट है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा द्वारा नहीं होता, भाषा और गणित के द्वारा होता है। जो आपका ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 72 का आंसर आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों किया गया है ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्यों किया गया है। पर्यावरण अध्ययन के पाठों को कम करने के लिए, भाई ये तो कोई बात ही नहीं लगी। बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि, परिवेशीय बोध में थोड़ी ना वृद्धि होती है, ये भी गलत हो गया। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ का विकास के लिए, ये वाला क्या है, पॉजिटिव हो गया। यहां ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, ये गलत है। तो जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 73 वाला कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा मेरे भाई इसका राइट आंसर। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है। अब मुख्य थीम 6 कौन कौन से होते हैं, पहले नंबर पे आ जाओ आप। पहला होता है परिवार व मित्र, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है क्या, आवास जिसे आप आश्रय भी कहते हैं, ठीक है, आश्रय होता है। तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है भोजन आ जाता है। चौथे नंबर पे आपका आ जाता है पानी, और चौथे नंबर पे आपका क्या आता है बताइएगा। चौथे नंबर पे आपका आ जाता है यहां यात्रा, और 5वें नंबर पे आ जाता है हम चीजें, और 6वें नंबर पे आ जाता है व्यवहार। 7वें नंबर पे आ जाता है संबंध, और 8वें नंबर पे आ जाता है संस्कृति। 9वें नंबर पे आ जाता है
कैसे बनाते हैं या सीखते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, छह आपके क्या हो गए, आपके थीम हो गए। जबकि उपथीम की बात करते हैं तो उपथीम आपका कौन सा है, ये वाला है, ये आपका उपथीम है, ठीक है। जबकि ये क्या है, आपके थीम है। उपथीम में आपका पौधे भी आ जाते हैं, ठीक है, पशु भी आते हैं, संबंध भी आ जाते हैं, ठीक है। और ये आपका ये चार आपके क्या है, आपके उपथीम है, जबकि ये आपके क्या है, थीम है। ये आपको ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 74 का आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा। 74 का आंसर मुझे बताइएगा। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन से संबंध में सच नहीं है। यानी इसमें से आपको एक नेगेटिव वाला चाहिए और वही आप बता दो कौन सा है नेगेटिव वाला। तो देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, बात तो एकदम सही है, तो भैया ये वाला सही है, इसलिए ये नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये भी नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर देती है, ये भी बहुत बढ़िया है, तो ये है, तो फिर यही वाला होगा। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा, यही वाला आपको नेगेटिव वाला पूछा था, यही नेगेटिव है, तो आपका जो फोर्थ वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। बताइएगा 75 वाले का राइट आंसर बताइएगा क्या होएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइएगा ज्ञान की रचना में क्या महत्वपूर्ण है, ये आपको मुझे बताना है, कमेंट करके बताइएगा। ज्ञान की रचना में क्या है, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बताइएगा, ठीक है भैया। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, शिक्षकों के ज्ञान से नहीं जोड़ना, बाहरी ज्ञान से जोड़ना है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, बताइएगा, ये होगा। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना, ये वाला हो जाएगा और ए वाला हो जाएगा। यानी ए और डी और सी वाला भी ठीक है, ठीक है। तो आपका ए सी डी करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है चार दीवारों से बाहर, यानी पर्यावरण बाहर से भी सीखना, परिवेश से भी सीखना, इसका मतलब ये है। तो आपका ए सी डी यानी जो आपका ऑप्शन ए है 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। शेयर करते रहिएगा, बताइएगा इसमें क्या कहा गया है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है, बताइएगा, जिससे क्या बच्चे जुड़े, बच्चे इंटरेस्ट लें, उनके अंदर कल्पना शक्ति का विकास हो। तो कल्पना शक्ति का विकास अच्छा निर्देशन से नहीं होगा, व्याख्या से भी नहीं होगा, और कोई पुस्तक आप रीड करोगे उससे भी नहीं होगा। कहानी और किस्से अगर सुनाएंगे तो बच्चा भी इंटरेस्ट लेगा और उसकी रुचि भी बढ़ेगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा 77 का राइट आंसर बताइएगा। 77 में आपसे क्या कहा गया है कि भैया पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों भैया प्रोत्साहित करना चाहिए, बताइएगा, बताइएगा क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए, बताइएगा कमेंट करके। ये आपके ऑप्शन भी आ गए, क्यों भैया प्रोत्साहित करना चाहिए। कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। सही बात है भैया, जरूरी थोड़ी नहीं है कि भैया पर्यावरण शिक्षा को सीखने के लिए शिक्षक ही हो, ये वाली बात तो सही है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, अगर वो उपस्थित होंगे तो विकास होगा। तो भैया ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देती है, बात एकदम सही है। यह बच्चों के सौंदर्यगत, ये गलत हो गया, सौंदर्यगत ये गलत हो जाएगा, डी वाला एबीसी। एबीसी किसमें है आपका, ऑप्शन जो सेकंड है उसी में दिया गया है, टिक लगा देना, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है। बताइएगा 78 का आंसर बताइएगा क्या आएगा, 78 का कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा राइट आंसर 78 का। इसमें आपसे कहा गया है कि भैया एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं पर क्या करता है, संचालन करता है। यानी प्रश्नों को कराने के बाद बच्चों से पूछता है, तो वो क्या चाहता है ये आपको बताना है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करने का उसका क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी ठीक है। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर
विभेद, ये वर्ड बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है तो ये नहीं होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए बी सी तीनों हो जाएंगे, तो ए बी सी आपके ऑप्शन जो आपका डी है फोर्थ वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा प्रश्न नंबर 79। 79 भी बहुत ही बढ़िया है, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है, इस पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनका प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, ये आपको बताना है। तो ये जो शिक्षक है वो बच्चों के समूह क्यों बनाता है, ये आप बताइएगा। ये आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, ये भी ठीक है। यह बच्चों के सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, लगभग ये ठीक लग रहा है। ठीक है, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली बनाने का एक तरीका है, ये नहीं लग रहा है, ये वाला गलत है। अनुशासन दिया गया है, ये भी गलत हो गया। तो ए बी डी जो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, शेयर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 80 की। 80 वाला बताइएगा, 80 का मुझे राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए सही संकेतन नहीं होना चाहिए, यानी इनमें से 3 जो होंगे वो सही होंगे और एक जो होगा वो आपका गलत होगा। तो बताइएगा, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, बात एकदम करेक्ट। सहभागिता करेक्ट। याद करना बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, प्रश्न पूछना ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका याद करने वाला यही नेगेटिव है, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर करते रहिएगा। 81 का बताइएगा। 81 का दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं का आकलन करने के लिए अवसर देना। स्व आकलन क्या होता है, सीखने के समान ही आकलन क्या कहलाता है, स्व आकलन कहलाता है। आप नोटबुक में लिख लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 82 का बताइएगा क्या होगा। 82 का रेटिंग स्केल कौन सी तकनीकी का प्रयोग करता है, लिखित प्रश्न का करता है, गलत, जांच सूची का करता है, ये भी गलत, अभिविन्यास ये भी गलत, अवलोकन का करता है। रेटिंग स्केल का संबंध किससे है, अवलोकन से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, इसका बताइएगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। अब इनमें से 3 तो उद्देश्य होंगे दोस्तों, बट एक नहीं होगा, और वो एक नहीं होगा वही आपको बताना है। बताइएगा, बच्चों की जिज्ञासा, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को पोषण करना यानी बढ़ाना, ये भी बात ठीक है। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूक करना, ये भी ठीक है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के लिए की क्रियाकलापों से जोड़ना, ये भी बात ठीक है। बच्चों की पाठ्य पुस्तक परिभाषाएं, वाह भी वाह, परिभाषा जो है नेगेटिव वर्ड है और परिभाषा नेगेटिव वर्ड है, तो इसीलिए यही वाला क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव है, यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 84 का बताइएगा, 84 का क्या होगा। 84 का राइट आंसर मुझे बताइएगा क्या होगा। 84 का बताइएगा, पर्यावरण अध्ययन के चित्र पढ़ाना, चित्र को दिखाना या पढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ से संकेतों का बच्चों का आकलन हेतु चित्र पढ़ने के द्वारा होता है। चित्र बच्चा देखेगा तो उसका अवलोकन करेगा, अभिलेखन भी करेगा, करेक्ट है, अभिव्यक्ति भी होगी और विश्लेषण भी करेगा, लेकिन प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका जो डी है वो करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी, और ए बी सी आपके सेकंड वाले में दिया गया है, इसलिए ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 85 वाला बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है इस साल के लिए। ये वाला प्रश्न जो है 2024 में आपका आएगा ही आएगा इस बार। ठीक है, इस बार ये आएगा ही आएगा 2024 में। देखिएगा, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण का मतलब प्रयोग किया, घूमे फिरे वहां। ठीक है, यह पाया गया कि निरीक्षण किया है, लोगों ने अपने घर जो है पत्थर के बने हैं, मिट्टी के बने हैं, लकड़ी के बने हैं और चूनी के बनाए गए हैं। यह 2 मंजिला इमारत है। नीचे की मंजिल जानवरों को रखते हैं, यानी 2 मंजिल होती है, और जो नीचे की मंजिल होती है उसमें जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इसी में रखते हैं।
और स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घर की छत जो होती है वो समतल होती है, फ्लैट होती है। इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है, करेक्ट बात है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए बताइएगा किस प्रदेश का है, बताइएगा। क्या मेघालय में है? मेघालय में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। रोहतांग सुरंग जिसे अटल टनल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहां है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आपकी डल झील है, डल झील, बुलर झील, नागिन झील, ठीक है, और शेषनाग झील, ये आपकी कहां है? आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 86 प्रश्न की। 86 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 86 में आपसे कहा गया है भैया कि झूम की खेती, झूम की खेती कहां होती है? भारत के पूर्वोत्तरी राज्यों में होती है, जैसे मेघालय है, आपका मिजोरम है। अपनाई जाने वाली पद्धति में नीचे दिए गए कथनों का विचार करिएगा। एक फसल प्राप्त करने हेतु काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, बात एकदम करेक्ट है ये वाली। इस जगह जो बांस तथा खरपतवार उगाते हैं, गलत हो गया। खरपतवार जंगल आदि को जलाने के बाद राख को खाद के रूप में करते हैं, ये भी गलत है। इस जमीन पर खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले बीज को गहरा जोता जाता, ये गलत हो गया। आपका कौन सा होगा? ऑप्शन से जो आपका ए है वही वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी जिसमें ए दिया हो। तो आप देखिएगा इसमें केवल ए वाला करेक्ट है, तो आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो सभी भाई बहन अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 87 का। 87 का बताइएगा क्या होगा। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका आ जाए तुरंत आप आंसर क्या लगा दोगे? केरल आपका हो जाएगा, ठीक है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, सरसों के तेल में बनी मछली, सरसों के तेल में बनी मछली कहां के लोग खाते हैं? बताइएगा कहां के लोग खाते हैं? जम्मू और कश्मीर के लोग खाते हैं। जबकि नारियल के तेल में बनी हुई मछली, नारियल के तेल में बनी मछली कहां के लोग खाते हैं? ये आपके गोवा के लोग खाते हैं। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो आपको फर्स्ट है वही करेक्ट हो जाएगा। केरल में ही आपकी शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां है? केरल में ही है। केरल, बिहार की बात करते हैं, मधुबनी एक चित्रकारी है जो कि आपके बिहार के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। एक आपका त्योहार है तमिलनाडु का, वो क्या है बताइएगा? पोंगल, पोंगल, ठीक है, जो कि जनवरी के महीने में मनाया जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 88। 88 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 88 में दिया गया है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? भैया जो रात में जागेगा उसको ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी जानवर रात को देख सकते हैं, चाहे वो चमगादड़ हो, चाहे वो कुत्ता हो, कुत्ता तो दिन में भी देख लेता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो काला और सफेद ही देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 89 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 89 का आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा। केचुए के बारे में बताना है। केचुए को ही सांप, इसका केचुए को और सांप को, केचुए और सांप दोनों को, इनको किसान का मित्र कहा जाता है। किसान का मित्र, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसान का मित्र कहा जाता है। इसके बारे में आपको बताना है, सही कारण को चुनना है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, बात एकदम करेक्ट है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, एकदम गलत बात है। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, और जमीन पोली हो जाएगी, उसमें छेद हो जाएंगे तो वहां वायु और जल आसानी से पहुंच जाएगा, तो ये भी बात सही है। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों में जमीन में आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, तो आपका ACD जिसमें है वही करेक्ट हो जाएगा।
सी डी ए, बात एक ही है, ये आपका दिया गया है। ऑप्शन जो आपका थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा क्या आएगा। हमने मैथमेटिक्स का सेशन लिया हुआ है, यानी गणित के जो टॉप 30 प्रश्न आए थे वो सभी इसी में इंक्लूडेड है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े। और हाँ दोस्तों, ये जो है सीटेट का एक्चुअल पेपर है, आप देखिएगा और जल्दी से जल्दी अपने आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की, बिना देरी करते हुए। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है ये। इसमें आपसे बोला गया है कि भैया 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक जो क्षेत्रफल होगा वो 48 ही आए। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वर्ग का क्षेत्रफल ये आयत का मान लो, दोनों का मल्टीपल करेंगे तो आपका कितना आना चाहिए? 48 आना चाहिए। तो 48 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 48 आए। ठीक है, उतने पेयर आपके बन जाएंगे। तो पहला आ जाएगा 1 इंटू 48, आपका तो भी 48 ही आएगा। 2 इंटू 24 48 ही आएगा। 3 इंटू 16 48 आएगा। 4 इंटू 12 48 आएगा। और 8 इंटू 6 ये भी 48 ही आएगा। यानी आपके जो परिमाणिक थे वो कितने आ गए? टोटल 5 आपके होंगे। तो आपको तुरंत ही ऑप्शन थर्ड वाला टिक लगा देना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो 5 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां आपसे बोला गया है कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। एक पंक्ति में खड़े हैं यानी रो वाइज खड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों सिरों से रूही का स्थान जो है 19वां है, यानी इधर से भी 19वां आएगा, 19वें नंबर पे आती है, और इधर से भी अगर काउंट करेंगे तो भी वह रूही जो है वो 19वें नंबर पे ही आती है। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो सिंपली आपको क्या कर देना है, जो इसका मिडिल वाला जो स्थान है इसी में आप 2 का मल्टीप्लाई करके और उसमें से 1 घटा देना है। तो 19 इंटू 2 करोगे और -1 जब कर दोगे तो 38 में से जब आप 1 घटा दोगे तो आपका 37 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। 33 का आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अस्मिता विद्यालय, देखिएगा इसमें आपसे बोला गया है कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी, गोष्ठी का मतलब क्या होता है? मीटिंग। ठीक है, विद्यालय की एक मीटिंग है, उसका टाइम क्या है? 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंच जाती है, यानी वो अपने निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो ये कितने बजे पहुंची है? यानी कहने का मतलब ये भाई 8:30 बजे पहुंचना था, बट ये पहुंच कितने बजे गई? 8:15 पर ही पहुंच गई, 15 मिनट पहले पहुंच गई। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो इसका सहकर्मी आता था उससे वह आधा घंटा पहले पहुंच गई। अब इससे भाई पहले आधा घंटा पहले पहुंची है तो इसमें आधा घंटा जब आप और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8:45 हो जाएगा। यानी जो सहकर्मी है वो कितने बजे आता है? 8:45 पर आता है, इससे आधे घंटे पहले ये आ गई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपसे बोला गया है जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा था। अब 40 मिनट देरी से यही तो पहुंचा था, तो इसमें से 40 घटा दो। ठीक है, 40 मिनट जब आप घटा दोगे, ये 8 तो 8 ही रहेगा, 8 ये कितना हो जाएगा? 8:05। तो गोष्ठी का समय कितना हो जाएगा? 8:05, जो कि आपका ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, तो शेयर जरूर करते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीरीज है दोस्तों। देखिएगा एक्चुअल पेपर है, सभी लोग एक बार लाइक जरूर करें दोस्तों, जितने भी मेरे भाई बहन लाइव देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर करें। इसमें आपसे बोला है कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। ठीक है भैया, 100 के आधे से अधिक है, 100 के आधे से अधिक है, यानी जो भी अंक होगा वो 50 से क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, 50 से अधिक होगा। यह 6.5 से अधिक है और 8.5 से कम है। यह 6.5 से जो है कम है और 8.5 से, वो 6.5 से अधिक है और 8.5 से कम है। ठीक है, यानी 6 और 8 से के बीच में है। अब 6 और 8 के जब बीच में होगा तो 5 तो होगा ही नहीं, सही बात है, और 5 नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो 8 है, 8 से कम ही बोला है, तो 8 तो होगा ही नहीं। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, यानी इसका जो 2.5 है
वो 8 और 6 के बीच में है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से अधिक है तो 6 ही मान के चलो। यदि ढाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, अब ढाई का जो अंक है ये वाला अंक, इसका दोगुना है, इसका दोगुना तो 4 होता है, तो ये गलत हो गया। देखो 6 जो है 3 का दोगुना है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका सेकंड वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45। इसमें आपसे बोला गया है विभिन्न स्टेशनरी, ठीक है, लेखन सामग्री वस्तुओं की दी गई है, ये क्या दरें दी गई हैं। अब आपको बताना है, देखिए क्रेयॉन का एक पैकेट कितने का है, 15, 15.5 रुपए का है। पेंसिलों का एक पैकेट 14 रुपए का है। स्केच पेन का एक जो पैकेट है वो 22.5 रुपए का है। एक कैंची 17 की है। एक रबड़ 2 रुपए की है। चमकीला कागज 2.5 रुपए का है और सजावटी स्टिकर 5 रुपए का है। अब आपको जो जो सामान लेना है वो देखिएगा। अब आपको लेना क्या क्या है देखिएगा। देखिएगा यहां आपसे बोला गया है कि सोहेल ने, यहां आपसे बोला गया है कि भैया सोहेल ने एक पैकेट क्या क्रेयॉन का खरीदा है, तो भैया एक पैकेट क्या क्रेयॉन का खरीदा है, तो यहां लिख लो आप तो भैया 15.5 रुपए ये हो गए। ठीक है, अब 2 पैकेट पेंसिल के खरीदे हैं, 2 पैकेट पेंसिल के खरीदे हैं, तो एक पैकेट 14 का है, तो 2 पैकेट कितने के होंगे, 28 के आपके हो जाएंगे। 28 के आपके हो गए। अब एक पैकेट स्केच पेन का खरीदा है जिसकी कीमत कितनी है, 22.5 रुपए है। ठीक है, अब एक कैंची खरीदी है जिसकी कीमत 17 रुपए है, आप देख सकते हो। ठीक है, चमकीले कागज की 5 शीट खरीदी है, जबकि एक चमकीले कागज की शीट कितनी है, 2.5 रुपए की है, तो 5 शीट कितने की होंगी, 12.5 की होंगी, तो आपने ये भी खरीद लिया भैया 12.5। ठीक है, एक पैकेट सजावटी स्टिकर का खरीदा है जो कि 5 रुपए का है, बस, और आपको इसको ऐड कर देना है। 5 5 5 5 आ जाएगा लास्ट में, और जब आप इनको ऐड करोगे 5 10 हो गए, 10 और 5 15, 15 15 और 7 22, 22 और 2 24, 24 और 5 29, 29 और एक हासिल थी 30, 30 की जीरो हासिल लगी 3, 3 और एक 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो आपके 100 रुपए 50 पैसे आपके हो जाएंगे। अब आपसे पूछा कि उसने कितना भुगतान करना होगा, तो 100 रुपए 50 पैसे का वह भुगतान कर देगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा आगे, तो आपका ऑप्शन दिया गया है 100 रुपए 50 पैसे का क्या है, भुगतान कर देगा, तो आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, बस सबको जोड़ना था, हिसाब किताब की चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीटेट में ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इसमें बोला है कि भैया एक रेलगाड़ी पटना से चली है और 30 मई को चली है, 2020 को रात को चली है, इतना। अब भैया यहाँ पे देखो, पटना से चली है, रात को चली है, कितने बजे चली है, 30 मई को। ठीक है, यहां लिख लो 30 मई को चली है, और कितने बजे चली है, 23:40 को चली है। अब जो इसका आगे बोला है घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून को पहुंचती है, तो मई के बाद में क्या आता है, 31 मई आएगा, फिर जब जाके 1 जून आएगा। ठीक है, ये मई आ जाएगा, तो ये इसको यहां तक पहुंचने में ये कितना, यहां से 24 घंटे हो जाएंगे पूरे। ठीक है, और 24 घंटे जब हो जाएंगे, देखिएगा यहां से 24 घंटे हो गए। अब यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, अब वो बता रहा है कि भैया 5 और ये 15। ठीक है, अब इनका देखो डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सिर्फ 20 मिनट है, और ये तो पूरे 24 घंटे हो गए पूरे, क्योंकि ये तो पूरा दिन ही गया, तो इसमें आप 24 घंटे और जोड़ देना। ठीक है, 24 घंटे जोड़ दिए, और 5 15 ये रहे, तो 5 15 घंटे आपके ये रहे, तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये आपका 29 और ये 35, यानी 29 35 आपका आ जाएगा, यानी 29 35, यानी 29 घंटे 35 मिनट आपको इसमें कुल समय लगेगा। बस ये जोड़ना ही था, इसमें और कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर करिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा। इसमें बोला है एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक है, वो 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। अब ये आपको देखो, अगर इसको आप सवाल को पूरा शुरू से सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी होगा, लेकिन अगर आप इसको ऑप्शन की सहायता से करोगे तो बहुत आसान आपका हो जाएगा। जैसे कि हमसे बोला है कि भैया 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या दी है,
ठीक है, संख्या के जो 100वां स्थान होगा, 100वां स्थान यही तो होगा इसका, इकाई, ढाई, 100, 6 होगा। ठीक है, चेक कर लो फिर। 100वें स्थान, 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3 गुना है। 10,000वें स्थान का तो यही होगा 8, तो भैया इसका निकाल दो। 8 इंटू कितना होगा, 3/4, 3/4, 4 से कितनी बार गया, 2 बार, 2 तिया 6, तो सही तो आ रहा है। अब 6 इसमें नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, करेक्ट बात है। और आगे स्टेटमेंट देख लो, फिर और बोला है, और 10वें स्थान का जो अंक है, 10वें स्थान का अंक कौन सा है, 4 है। ठीक है, 10वें स्थान का अंक कौन सा है, ये है। अब 10वें स्थान का जो अंक है, 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 100वें स्थान के अंक का 2/3 है, तो 6 को ले लो, और 6 का जब 2/3 करोगे तो 3 से 2 बार, 2 दूनी 4, देखो 4 आ रहा है, ये भी बात स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, जो ये 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और इसका वर्ग कितना होता है, 4 है, तो देखो ये भी करेक्ट हो गया। और 1000वें स्थान का अंक, 1000वें स्थान का कौन सा होगा, 7 होगा। 1000वें स्थान का अंक, एक अंक वाली संख्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। और भैया सबसे बड़ी, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, देखो 2 से शुरू होती है, सबसे छोटी होती है, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, इसके बाद में 11 आ जाएगी, क्योंकि ये 2 अंक की हो जाएगी। बट आपसे क्या पूछा है, एक अंक की आपसे बोला है, तो भैया एक अंक की कौन सी होगी, यही तो होगी 7। तो देखो 1000वें स्थान पे यही है, तो आप ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपका ऑप्शन क्या है, एक जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 38। 38 का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा, देखिएगा, कमेंट करिएगा क्या आएगा। इसमें आपसे बोला है कि भैया 17,863 पाने हैं हमें, और इतना 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 का योग में से क्या घटाना है। भाई सीधी बात है, इनको आप ऐड कर दो, और जब ऐड आप करोगे तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, देखो 8808, 8088 और 8008। जब आप इनको आप ऐड करोगे तो 24 की 4 आपकी आ जाएगी, 24 की 4 हासिल कितनी लगेगी, 2 लगेगी, और 8, और ये कितना आपका हो जाएगा 0, हासिल 1 लग जाएगी, 1 इसमें 9 आपका आ जाएगा, और ये 8 तिया 24। और इसमें से आपको कितना घटाना है मेरे भाई, इसमें से आपको घटाना है 17,863 आपको घटाना है। तो घटाइएगा, यहां से जब आप एक हासिल लोगे तो आपका कितना आ जाएगा 14, मतलब ये तो डायरेक्ट ही घट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे कितना 4 रह जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और 24 में से 3 ये, 4 ये, और ये 7, 7041, और 7041 आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है उसमें दिया हुआ है। आई होप आपको पसंद आया होगा ये प्रश्न, तो एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 39। 39 का बताइएगा मेरे भाई राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। इसमें आपसे कहा गया है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी है, वो पूर्ण पानी से भरी हुई है। ठीक है, पूरी भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी का 16 लीटर की क्या है, धारिता वाली एक बाल्टी है, उसको क्या करना है, पूरी भरी हुई है, और उसको छोटे छोटी बर्तनों में क्या है, भरा जाना है। बाल्टी भरने में समस्त पानी का एक मग कितना है, 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता आपको बतानी है। तो भैया सीधी बात है, देखो आंसर आपका ml में दिया हुआ है, वो लीटर में है। तो आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हो, एक बात आप एक अच्छी तरीके से जानते हो कि जो 1 लीटर जो होता है वो आपका 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो, और नहीं पता होगा तो वही आपको क्या है, प्रॉब्लम आपको होने वाली है। देखिएगा, अब आपसे को क्या करना भैया, ये जो लीटर है इसको आपको क्या करोगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 16,000 भैया 1000 का मल्टीप्लाई करोगे 16,000 मिलीलीटर आपका हो जाएगा। और आपको क्या करना है, 50 बार आपको करना है, और जब 50 बार आप करोगे तो मग की आपकी धारिता आ जाएगी। 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 से जब इसको काटोगे तो देखो 5 तिया 15, ठीक है, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, और ये 0, 320 आपका ml आ जाएगा। 320 ml आपका ऑप्शन 4th में दिया हुआ है। देखा कितने आसान आसान प्रश्न है, आप आसानी से कर सकते हो, वेरी वेरी इजी है।
प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा ये वाला प्रश्न बताइएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या आएगा। ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा इसमें आपसे बोला है कि एक टैक्सी मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए चार्ज करता है। यानी जब आप पहली 2 किलोमीटर की यात्रा जब आप करोगे तो उसके लिए 50 रुपए का क्या होगा, चार्ज आपको देना होगा। और जब 50 रुपए का जब आप चार्ज दोगे मेरे भाई, तो क्या होगा, 50 रुपए का चार्ज दोगे। ठीक है, इसके बाद प्रति किलोमीटर यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मंजू अपने घर से रेलवे स्टेशन की यात्रा तक, यानी वो अपने घर से रेलवे स्टेशन जा रही है, उसका कितना किराया लगा, 258 किराया दिया है। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी आपको बतानी है किलोमीटर में कितनी होगी। तो देखो 2 किलोमीटर की तो ये आ जाएगी क्योंकि उसने 50 रुपए दिए हैं 2 किलोमीटर के। तो आप क्या करोगे, 200 जो आपका 58 है, इसमें से 50 रुपए घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50 रुपए किसके घटा रहे हैं, 2 किलोमीटर के। ठीक है, ये आप ऐसे करिएगा तो आपका कितना रह जाएगा, 200 आपका 8 रह जाएगा। अब इससे आगे क्या बोला है, प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिया जाता है। तो इसमें आप 16 का भाग दे दो। 16 का जब इसमें भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो 16 कम आपका 16 आपका आ जाएगा, 4 बचेगा, 16 3 48। तो बाकी जो किराया दिया है वो 13 किलोमीटर का दिया है। भाई 50 रुपए तो 2 किलोमीटर के दिए हैं, और बाकी जो किराया दिया है 208 रुपए वो 13 किलोमीटर के दिए हैं। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, टोटल कितनी दूरी तय की, 15 किलोमीटर। यानी उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर है। तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इस वाले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अब ठीक है, इसमें आपसे बोला गया है, यहां आपसे बोला है कि भैया मारिया है और एक शहनाज है, जिनके अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और हिंदी और विज्ञान, ये 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्टों के इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं। अब इसी के आधार पर हमें सही कथन बताना है कौन सा है। देखिएगा, भाषाओं को छोड़कर यानी हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर मारिया ने सेनाथ से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। यानी अगर मैं कहूं कि मैं हिंदी को और अंग्रेजी को छोड़ दूं, बाकी इन तीनों में मारिया ने सेनाज से अधिक अंक प्राप्त किए। देखो भाई गणित में देखो 88 है और इसके क्या है 78 है, तो इसमें तो किए हैं। यहाँ 65 है और ये 77 है, तो इसमें तो सेनाज ने किए हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत आपका हो जाएगा। अब ये जब गलत हो जाएगा तो आप नेक्स्ट वाला देखिएगा। नेक्स्ट वाले में क्या आपसे बोला है, इसमें आपसे बोला है मारिया ने सेनाज से केवल 2 विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मारिया ने केवल 2 विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। एक तो आपका विज्ञान में किया है, दूसरा आपका इसमें किया है, और तीसरा इसमें भी तो किया है। जबकि ये तो कह रहा है कि सिर्फ केवल 2 विषय में किए हैं, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। चलो और नेक्स्ट देखते जाओ, ऐसे ही आप इनको आराम से कर सकते हो। इसमें वो तीसरे वाले को देखिएगा, गणित और विज्ञान में सेनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया ने कुल प्राप्तांक से अधिक किया है। यानी गणित और विज्ञान में शहनाज के जितने भी कुल अंक होंगे सिर्फ गणित और विज्ञान में, अब गणित और विज्ञान को आप जोड़ लो। गणित में मारिया के कितने 88 हैं और विज्ञान में 90 है, तो 88 और जब 90 को जब आप जोड़ोगे तो आपका 178 आपका आ जाएंगे। यानी इसने कितने किए हैं, 178 किए हैं, और इन्होंने कितने करे हैं 88 और 82 को जब जोड़ोगे तो 160। अब आपसे क्या बोला है, देखिएगा गणित और विज्ञान में सेनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल अंकों से अधिक है। मारिया के कुल अंकों से अधिक है, किसके किसके अधिक है, मारिया के, शहनाज के अधिक है। भैया शहनाज के तो कम हो रहे हैं ना। आपसे क्या बोला, ध्यान से पढ़िएगा, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल जो प्राप्तांक है इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। मारिया के प्राप्तांक से कहां अधिक है, मारिया के ही अधिक है, शहनाज के अधिक नहीं है। तो ये भी गलत हो गया, तो आपका यही बच्चा, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक क्या है, समान होंगे। आप इन सबको ऐड कर लो और इन सबको ऐड कर लो, दोनों ही क्या होंगे, समान आपके हो जाएंगे। ठीक है, समान आपके होंगे। तो आपका राइट ऑप्शन एक ही बचा, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन जो आपका 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर करते रहिएगा। आगे देखिएगा, बताइएगा 42 वाले का राइट आंसर मुझे बताइएगा क्या होगा। इसमें आपसे बोला है कि गणित
के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। वांछनीय वाली आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी जो प्रक्रिया है वो वांछनीय है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सी वही वांछनीय है इनमें से और कौन सी वांछनीय नहीं है। तो नीचे से शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करना, ये तो अनुशासन की बात हो गई, ये गलत हो गया। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, एकदम गलत। संकल्पनाओं की अंत्यदर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, बात एकदम करेक्ट है। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले, ये गलत हो गया। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो सेकंड है, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बताइएगा इसका 43 वाले का बताइएगा कमेंट करके आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं आपको पूरा पहले दिखा दूं बस। अब ठीक है, देखिएगा इसमें आपसे बोला है कि एक आयत, इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्लोज एंडेड है, ठीक है, कौन सा ओपन एंडेड है, यानी बंद सिरे वाला है या खुले सिरे वाला है, मुक्त सिरे वाला। ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। उन संख्याओं के समुच्चय ज्ञात करना है जिनका मध्य कितना है, 4 है। बताइए। अरे ये तो मैंने दूसरा पढ़ लिया, ये हो गया। हाँ, सिर्फ ये उस आयत का क्षेत्रफल बताना है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और परिमाप 1 है। तो ये तो सिर्फ सिंगल है, सिर्फ इसके अधिक तो आंसर होंगे नहीं, कोई ना कोई एक ही होगा। तो ये क्या है, क्लोज एंडेड। ठीक है, क्लोज एंडेड है ये। ठीक है, क्लोज एंडेड है यानी बंद वाला है, ये मुक्त वाला नहीं। उन संख्याओं के समुच्चय ज्ञात करिए जिनका मध्य कितना हो, 4 हो। अब आप ऐसी तो बहुत सारी संख्या होंगी जिनका मध्य क्या होगा, 4 होगा। तो ये क्या है, ओपन वाला है, ओपन एंडेड है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 0 और 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। भाई 0 और 8 के मध्य जो भी अभाज्य संख्या होंगी वो निश्चित होंगी। कौन कौन सी, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, इसके अलावा कोई है ही नहीं है। तो ये क्या है, क्लोज एंडेड। ठीक है, अब आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताओ। तो अलग अलग बच्चे अपनी जानकारी जो है अलग अलग तरीके से देते हैं। ठीक है, कोई कहेगा वर्ग ही आयत होता है, कोई कहेगा आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मतलब सबकी परिभाषा जो होगी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो ये क्या होगा, ओपन वाला हो जाएगा, ये ओपन एंडेड होगा ये। अब आपसे पूछा क्या है, देखो ए और बी बंद सिरे के प्रश्न है। देखो ए तो बंद सिरे का है लेकिन बी जो है ओपन सिरे का है, तो ये गलत हो गया। ए बी सी बंद सिरे के हैं, ए बी सी नहीं है। ए बंद सिरे वाला प्रश्न है और बी सी डी मुक्त सिरे वाला, ये भी नहीं है, ये होगा। ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न है। देखो ए और सी देखो बंद सिरे वाले प्रश्न है, जबकि बी और डी क्या है, ओपन सिरे वाले यानी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। तो आपका जो राइट ऑप्शन जो 4th वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप करोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 44 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको 44 का राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करिएगा क्या होगा। इसमें आपसे बोला गया है, देखिएगा ये शिक्षण के जो भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर के आए हुए पेपर के प्रश्न है। तो ज्यादातर भाई बहन इसको शेयर जरूर करिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न आते हैं। इसमें आपसे बोला है कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। बताइएगा सबसे कम जिसकी न्यूनतम संभावना है वो आपको बताना है। प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर पढ़ने वाले तरीकों की जानकारी होना, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। ये सबसे वाला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब तो ठीक है, ये वाला क्या होगा, इसकी संभावना सबसे कम होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइएगा 45 वाले का राइट आंसर बताइएगा। इसमें आपसे बोला है कि रोहित ने अनुभव किया है कि वर्ग जो है एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। जो वर्ग होता है वो समचतुर्भुज भी होता है
और ये आयत भी होता है। वर्ग, समचतुर्भुज और एक आयत, यह वह वेन हिले के मानस चिंतन में कौन सा चरण है? जब भी वर्ग की और समचतुर्भुज की और आयत की बात हो, ये तीनों क्या है? आकृति है, और आकृति की बात इसमें की गई है, आकृति की बात कही गई है, और आकृति जो आता है इसका स्तर क्या होता है? दूसरा होता है। ठीक है, स्तर कौन सा होता है? दूसरा होता है मानस चिंतन में। तो आपका जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, बताइएगा 46 का राइट आंसर मुझे बताइएगा क्या होगा। इसमें आपसे बोला है किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के योग एक पूर्ण संख्या होता है, बताइएगा वह क्या होगा? जब एक कोई भी दो पूर्ण संख्या हो और उनका जब योग करेंगे तो वो एक पूर्ण संख्या आपकी बन जाए, तो वह कौन सी होती है? समरक गुण होता है। समरक गुण को हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्रम विनिमय क्या होता है? क्रम विनिमय होता है जैसे कि एक आ गया, मान लो 2 हो गया, ठीक है, 2 + 3 इक्वल क्या है? 5 है, और 3 + 2 इक्वल क्या होगा? ये भी आपका 5 होगा। तो ये आपकी क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय को क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जबकि सहचार्य गुण की बात करते हैं, सहचार्य देखिएगा 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा? 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और इसको आप अलग कर दो, 2 + 3 + 4, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। वितरण क्या होता है? वितरण ये आता है मल्टीपल में। ठीक है, 2 इंटू यहां आपका हो जाएगा 4 × 3, तो आपका कितना आ जाएगा? 4 × 12, 12 दूनी 24। अब इनको मैं इसी के साथ ले लूं, अगर मैं यहां लिख दूं 4 × 2 × 3, तो आपका कितना हो जाएगा? 8 8 है 24, तो भी आपका, तो ये आपका कौन सा आता है? वितरण आपका होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समरक आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? 47 का, 47 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपसे बोला क्या गया है, पहले ये देखो, इसमें आपसे कहा गया है गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब आपको असत्य वाला बताना है, यानी नेगेटिव वाला आपको बताना है। तो बताइएगा, आपके 4 ऑप्शन है, देखिएगा नीचे से शुरुआत करते हैं। गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जाता है। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति, संस्कृति कहां से आ गई? तो यही वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी ये सब तो ठीक है। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है, ये भी ठीक है। तो भाई ये वाला रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग है तो आपका यही वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 48 वाले का राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सत्य लगा है? वो आपको सत्य कथन आपको बताना है कि भैया प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। देखिएगा, संख्याओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, एकदम करेक्ट बात है। संख्याओं को लिखने अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। अब छोटे छोटे बच्चे, जरूरी नहीं आप उन्हें को अनुक्रम में ही पढ़ाएं, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। गणना से पहले संख्याओं को संख्यक रूप में लिखना चाहिए। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। बताइएगा कौन सा होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, बताइएगा। तो भैया ये वाली बात तो सही हो रही है, ए डी की, ये क्या हो गई? ये गलत हो गई। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ए और डी। और ए और डी किसमें है? आपका जो ऑप्शन सेकंड है इसमें आपको दिए गए हैं। ठीक है, प्रोत्साहन की बात हो रही है और ये एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 49 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 49 का राइट आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा। इसमें कहा गया है कि भैया प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना, ठीक है भैया। परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, उच्चतर पढ़ाई एवं रोजगार के लिए तैयार करना, ये एकदम गलत है। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन एवं तैयार करना,
ये भी एकदम गलत हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों से आप क्या करवाओगे भैया, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। 50 वाले का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा, 50 वाले का राइट आंसर बताइएगा। इसमें आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविमीय विवेचना यानी दिक स्थान समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है, बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा किससे है। दिक स्थान त्रिविमीय विवेचना, एक संख्या चार्ट के नमूने की पहचानना एकदम गलत। सुडोकू पहेलियों को, भाई प्राथमिक स्थान पर आप सुडोकू थोड़ी नहीं कराएंगे। चौपाड़ आकृतियों को पहचानना यानी आकृति बनाना और बच्चे उसको पहचानेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आंकड़ों को निरूपित करना, ये गलत आपका हो जाएगा, ठीक है। आप जितनी भी आकृतियां बनाएंगे बच्चे उसको समझेंगे और जो वो आपको बता देंगे कि इनमें से कौन सी त्रिविमीय विवेचना करेंगे। पहले आप बच्चों को आकृति बनाकर बताओगे। 51 वाले का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपसे कहा गया है कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से अत्यंत उपयुक्त है, बताइएगा। देखिए भिन्न जो होता है वो गिनतारा से नहीं आता, इससे तो क्या होता है, गिनती सीखते हैं, ठीक है। जियो बोर्ड से नहीं होता, संख्या चार्ट से नहीं होता, किससे होता है, क्रिजीनियर्स की छड़ों से आप बता सकते हो। ये क्या होती है, रंग बिरंगे छड़ी होती हैं। एक देखो ये हो गई, इसके बराबर से ये इससे बड़ी हो गई, इससे बड़ी ये हो गई और इससे बड़ी ये हो गई। तो इसकी बात करते हैं तो ये इसका कितना होगा, 1/4 भाग होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, भिन्न को बच्चों से सिखा सकते हो। ये आधा है, ये उससे बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से आप सिखा सकते हो। तो आपका ऑप्शन जो आपका फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 52 वाला प्रश्न बताइए राइट आंसर क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे बोला है कि गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब आपको नेगेटिव कथन बताना है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका जो नेगेटिव होगा वो कौन सा होगा, बताइएगा। जो आपका नेगेटिव कथन है वो इनमें से कौन सा होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। पहला वाला बताइएगा, देखिएगा पहला वाला पढ़ते हैं। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। भाई गणित में क्या है, तर्क लगता है, ये बात चलो ठीक है। आगे देखते हैं। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं होती। गणित में विचारों का सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, बताइएगा। वही शब्दावली का भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। जबकि बात करते हैं ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। कल्पना की बात कर रहा है भैया, तो ये क्या हो जाएगा, यही वाला गलत आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। भाई प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, गणित क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, उनको सामने से ही करना होता है, उनको ज्यादा इसमें तर्क लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ज्यादा बच्चों को सोचने की आवश्यकता नहीं होती। और इसमें बोला है कल्पना शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, तो नेगेटिव भी पूछा है, तो आपका यही क्या हो जाएगा। आते हैं प्रश्न नंबर 53 की। 53 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। इसमें आपसे बोला है कि निम्नलिखित कथन में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव से हुआ है, क्रम से हुआ है। अब इसमें शुरू करिए। एक डब्बे में 3 पेंसिल के कई समूह बना दो। अब उसमें 3 पेंसिल के कई समूह बना दो, लेकिन डब्बा तो एक ही है, तो ये नहीं होगा। क्रम से बनाना है, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, ये भी नहीं होगा। एक घर में 3 कमरे हैं, कितने भी कमरे हो, नहीं होगा, यही होगा। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं, तो भैया पहले एक मंजिल हो गई, फिर दूसरी मंजिल हो गई, फिर इसी के ऊपर तीसरी मंजिल हो गई। ये तो एक क्रम से है ना, तो क्रम से ही आपको बताना था। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा 54 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 54 का बताइएगा। इसमें आपसे बोला है शुद्ध कथन को आपको पहचानना है। अब आकृति के बारे में कहा गया है और शुद्ध कथन पूछा है, तो क्या होगा, देखिएगा। इसमें आपसे बोला है यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप भी समान होगा, जरूरी नहीं है। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल भी समान होगा, ये भी बात गलत हो गई। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होगा। भाई परिमाप का मात्रक क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें तो जो सिंपल ही होता है, जो सेंटीमीटर होगा, इसका वर्ग स्क्वायर होता है, वर्ग में आता है, तो ये समान नहीं होगा। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारित करता है। अब जैसे मान लो ये आकृति हो गई, तो ये क्या बताएगा, ये इसका क्या है, यही तो परिमाप है,
गोला आप ले लो, ये क्या है, इसकी परिधि है यानी परिमाप है, पेरीमीटर है, ठीक है, सरकमफ्रेंस है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका फोर्थ वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आकृति से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें बताइएगा 55 वाले में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका शुद्ध कथन है, बताइएगा कमेंट करके कौन सा है। नीचे से पढ़ते हैं। क्षेत्रफल माप की संकल्पना का परिचय केवल केवल आ गया, गलत कर दो। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। बच्चे को पहले ऋणात्मक संख्या कैसे सिखाओगे भाई, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहले कभी भी उसे प्राथमिक स्तर पर नेगेटिव संख्याएं नहीं कराते, ये गलत हो जाएगा। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल केवल शब्द गलत होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, अभी डाली जा सकती है। बच्चे को अगर आप पहले एक्स प्लस वाई करके बताओगे तो वो क्या करेगा, ए और बी को भी जोड़ेगा। तो ये सारी क्या है, प्राथमिक स्तर की समझ है बीज गणितीय में। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा इसका, बताइएगा 56 वाले का राइट आंसर बताइएगा। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा की परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को आपको पहचानना है। अब त्रिभुजों की क्या है अवधारणा हमें बतानी है, तो हमें क्या है इसके बारे में शुद्ध कथन हमें बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर परिभाषा नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल नेगेटिव वर्ड होता है। बच्चों की समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए, तो गलत बात है। सभी को बताना चाहिए बच्चों की समझ सभी प्रकार के त्रिभुजों एवं अन्य आकृतियों की प्रस्तुति करनी चाहिए। बच्चों के सामने हम हर किसी के चित्र बनाएंगे, सर्कल का बनाएंगे, ठीक है, वर्ग का बना देंगे, आयत का बना देंगे, त्रिभुज का बना देंगे, समचतुर्भुज का बना देंगे, सारे चित्र बनाएंगे तो बच्चा जब ही तो समझेगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका फोर्थ वाला है सबसे बेस्ट यही वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, 57 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा भैया 57 का। इसमें बोला है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, ठीक है, और शेषफल का 2 गुना है, और शेषफल कितना है 5 है, तो भाजक कितना होगा भाई, शेषफल का क्या है 2 गुना, कौन है भाजक ही तो है, ठीक है। तो शेषफल का 2 गुना कर देंगे तो आपका भाजक कितना आ जाएगा, भाजक कितना आपका आ जाएगा 2 गुणा 5 यानी कितना आ जाएगा 10 आपका आ जाएगा। अब और क्या बोला है, भागफल का 5 गुना है, कौन भाजक, तो भैया भागफल का 5 गुना है तो भागफल भी आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला आप जानते हो कि भैया भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है। तो अब आपसे क्या बोला है कि भैया जो भाजक है वो भागफल का कितना है 5 गुना है, तो भागफल कितना आया है पहले ये देखो, और इसको भी देखने से पहले सबसे पहले आप क्या निकालो, शेष निकालो। शेष कितना है, शेष आपका 5 है। अब क्या निकलेगा, भाजक निकलेगा। भाजक कितना निकला है 10, क्योंकि भैया शेषफल का कितना है 2 गुना है, और भागफल का कितना है, भागफल का 5 गुना है, तो भैया भागफल का 5 गुना हो गया, 5 दूनी 10 और 10 और 5 25, तो आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। इस तरीके से करोगे तो आप आसानी से कर सकते हो, वरना बहुत ज्यादा लेंथी आपका होने वाला है। 58 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग बताना है। 5 क्रमागत संख्या दी गई है, ए बी सी डी और ये ई, बीच वाली आपसे पूछी है, ठीक है। 5 क्रमागत संख्या दी है तो प्रथम 3 आपको बतानी है, तो जो बीच वाली दी है उसी में आप जितनी संख्या दी है उससे भाग दे दो। जैसे कि यहाँ 20 दिया है और कितनी पूछी है 5 पूछी है, तो 5 से भाग दे दो, कितनी आ जाएगी 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इससे कम कर दो 3 और ये 2, ठीक है, और 5 और ये 6। अब जब आप इनको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 20 ही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, प्रथम 3 संख्याओं का योग, तो इनका जब आप जोड़ेंगे इनको जोड़ लो बस, कितना होगा 7 और 2 9, तो आपका 9 ऑप्शन जो आपका सेकंड है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है 59 वाला, कई बार परीक्षाओं में आपके में पूछा गया है, तो कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई।
कमेंट करिएगा। इसमें आपसे बोला है कि एक वर्ग के रूप का तार, यानी एक वर्ग है उसका तार कितना है 144 सेंटीमीटर, उसका क्या है क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए, इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए, तो भैया मोड़ेंगे। अब इससे आगे बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या है, वर्ग, एक वर्ग के आकार का तार दिया है तो उसकी भुजा कितनी होगी, वर्ग की एक भुजा कितनी आपकी हो जाएगी, तार की लंबाई आपकी कितनी आ जाएगी, वर्ग की भुजा सबकी समान होती है, तो इसका जब स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वो तो क्षेत्रफल दिया था तो ये भुजा आपकी आ गई। लेकिन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो तो बराबर ही होगा, परिमाप दोनों का बराबर होगा, 48 48 ही होगा। अब इसका जो परिमाप होगा, किसका, वर्ग का परिमाप, परिमाप आपका कितना होगा 4a, a की वैल्यू कितनी है 48, 12 है, तो कितना आपका आ जाएगा 48 आपका आ जाएगा। तो जो 48 वर्ग का होगा वही आपके आयत का होगा, क्योंकि उसी वर्ग से ही क्या बनाया जा रहा है, आपका आयत बनाया जा रहा है। तो आयत का परिमाप आप बराबर लिख लोगे, 2 यहां आ जाएगा। एक भुजा आपको कितनी है 12 दी गई है, दूसरी आपको एक भुजा 16 दी गई है, 16 दी गई है, देखिएगा एक भुजा आपको 16 दी गई है, दूसरी आपको निकालनी है, ठीक है। तो पहले दूसरी निकाल लो, दूसरी को वृत्त मान लो, ठीक है। इससे कितनी बार जाएगा 24 बार जाएगा, और 16 जब इसमें से घट जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो एक 8 आ गई, और जो लेंथ थी वो कितनी थी 16 थी। अब इसी का आपको क्षेत्रफल बताना है, तो इनका आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 16 अट्ठे कितने होते हैं 128 होते हैं, तो आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो भी आपका क्षेत्रफल होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा 60 वाले का राइट आंसर बताइएगा। इसका बताइएगा, बड़ी और छोटी संख्या पूछी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें बोला है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न, यानी दो सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी है कि कौन सी है, तो इन्हीं को आप सॉल्व कर लो। पहले करो 5/, यहाँ देखो ये कितनी दी है 5/6, तो जब 5 में आप इसका भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ लिख लो 5/6, और जब आप इसका भाग दोगे तो आपका कितना 0 आ जाएगा, 6 से 6.8, 2 बचेगा, 2 में फिर भाग देंगे तो 3, इतना आपका आ जाएगा। फिर दूसरी ले लो 3/4, और जब आप इसमें इसका भाग दोगे पॉइंट लगाओगे तो 0 बढ़ाओगे तो 4 सत्ते आपका 28 आ जाएगा, 2 बचेगा, फिर पॉइंट है, फिर 0 लगाओगे तो आपका 5 आपका आ जाएगा। तीसरी ले लो 1/2, और 1/2 को तो आप जानते हो 0.50 आप लिखते हो, और 2 जब आप 3 को जब आप भाग दोगे तो 2 से कितनी बार पॉइंट लगाएंगे तो 0.6 आपका आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, तो हर बार में 6 आपका आ जाएगा। अब इसको देखो 3/5 को, और 3/5 में जब आप भाग दोगे भाई तो पॉइंट लगाओगे क्योंकि जाएगा नहीं, और जब पॉइंट जब आप लगा दोगे तो 30 आपका हो जाएगा, और ये 6 बार आपका आ जाएगा। तो सबसे बड़ी जो दो भिन्न है वो यही तो है, 5/6 और 3/4। तो 5/6, 3/4 आपकी इसी में दी गई है, 5/6 और 3/4, तो आपका ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। मेरे भाई आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा, ये प्रैक्टिस जो है बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई बहन अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक ग्रुपों पर एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में इसी अंदाज इसी जोश के साथ में।